हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है हमारा एनटीपीसी का क्लास, रेलवे एनटीपीसी का क्लास, जिसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। अभी टाइम है हमारा हिस्ट्री का, तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और जो भी पुराना क्वेश्चंस हो चुका है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातात्विक सामग्री यहाँ से खोदकर निकाली गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला ये जा रहा है कि संगम साहित्य से रिलेटेड जो भी पुरातात्विक सामग्रियां हैं उसको कहाँ से निकाला गया है। तो उसको निकाला गया है अरिकमेडु से। कहाँ से निकाला गया है? अरिकमेडु। अरिकमेडु क्या है? देखो, संगम कालीन चोल वंश आप जानते हो, ठीक है। चोल वंश का बंदरगाह था एक अरिकमेडु, और स्वतंत्रता के बाद अरिकमेडु की खुदाई में रोमन बर्तन और द्वीप के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं, और संगम साहित्य के भी बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? अरिकमेडु से। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो वो लोग प्रयोग करते थे संस्कृत भाषा का, ठीक है। और ऋग्वेद को अगर मैं बोलूं तो ऋग्वेद आर्यों का ही प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और ऋग्वेद में आपको पता होगा कि टोटल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। और इसमें अगर मंत्र पूछ लिया जाए तो ये होता है 10,580। ये 2-3 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। मंत्र 10,580 और सूक्त 1028, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इस ऐसे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। ये थे संस्थापक और पहला शासक। लेकिन अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी, ये भी आपको पता होगा। और इन चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और ये जाना जाता है कि स्वर्ण सिक्का, ठीक है, स्वर्ण सिक्का को सर्वाधिक जो पब्लिसाइज किया था और सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का रिलीज किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम में ही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम वैदिक देवता गण में उनके महत्ता के अनुसार देवताओं का क्रम क्या होगा। यहाँ अंतिम से है, ठीक है, अंतिम से वैदिक देवता गण में उनके महत्ता के अनुसार देवताओं का क्रम क्या होगा। यानी सबसे पहले आपके वो देवता आएंगे जिनका कम महत्व था वैदिक काल में, और सबसे लास्ट में वो देवता आएंगे जिनका अधिक महत्व था, ठीक है। तो देखो, दो ऐसे देवता हैं जिनको आपको जानना ही पड़ेगा कि वैदिक काल में उनका क्या इंपॉर्टेंस था। यहाँ पे तो आपको एक ही में दिख रहा है, वो है इंद्र, और दूसरे देवता है वो है अग्निदेव, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता हैं। पहले स्थान पे आते हैं इंद्र, दूसरे स्थान पे अग्निदेव, ठीक है। ये दो हमेशा आपको याद रखना है। यहाँ इंद्र है जो सबसे टॉप पे, यानी सबसे लास्ट में आपका होना चाहिए। तो देखो, ये 3 ऑप्शन में इंद्र है सबसे लास्ट में, यानी डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब देखते हैं आगे, इंद्र, विष्णु, प्रजापति और रुद्र। अब देखो, तीसरे या चौथे स्थान पे आते हैं विष्णु भगवान, यानी विष्णु भगवान का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा था उस वक्त, ठीक है। यानी लास्ट 2 जो आपको है वो मिल गया। एक है इंद्र, और इनसे कम पावरफुल थे या कम पॉपुलर थे विष्णु भगवान। यानी लास्ट में होना चाहिए ए और उससे पहले होना चाहिए बी। ये देखो एक ही ऑप्शन में और आपके किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। इसका मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट जो देवता थे उस वक्त वो थे प्रजापति, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड लेस इंपॉर्टेंट थे वो कौन थे? वो थे रुद्र। इसके बाद विष्णु, और सबसे इंपॉर्टेंट थे इंद्र, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा CDBA, प्रजापति, उसके बाद रुद्र, उसके बाद विष्णु, उसके बाद इंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के समय निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्राणी नहीं था? तो कौन सा ऐसा प्राणी है निम्न में से जो सिंधु सभ्यता के टाइम में नहीं था? वो कौन सा प्राणी है? देखते हैं। कुबड़, सांड, बकरी, घोड़ा, हाथी। देखो, इन सब का कुछ न कुछ उल्लेख आपको हमेशा मिलता रहा है, लेकिन घोड़ा का हमें उल्लेख नहीं मिलता है। भले ही कुछ ऐसे जगह हैं जहां से घोड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ है, पर बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिनका ये मानना है वो लोग घोड़ा को नहीं जानते थे, ठीक है। तो आपको हमेशा वो दिमाग में रख के चलना है कि थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग है। स्पष्ट इनका साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला है, लेकिन कुछ का मानना है कि मिला है। जैसे सुतकोडरा से शायद घोड़ा का कुछ साक्ष्य मिला है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से घोड़ा का कोई साक्ष्य होने का सबूत नहीं दिया जाता है, और ये ऐसा माना जाता है कि घोड़ा से वो लोग अनभिज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की?
गुप्त साम्राज्य की स्थापना का बात किया जा रहा है। किसने की? ये किया गया था श्रीगुप्त के द्वारा। मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक संस्थापक कौन थे, एक वास्तविक संस्थापक कौन थे। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाता, लेकिन अगर सिर्फ संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त होगा। इन्होंने इस साम्राज्य को जो स्थापित किया था वह कब किया था? ऑलमोस्ट ये 240 शायद 240 ईस्वी था उस वक्त जब इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और जो चंद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त 319 में आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम, ये याद रखना, 319 में। ठीक है। और 319-20 में इन्होंने एक गुप्त संवत भी चलाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, जो बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था, यानी कौन से धर्म को वो ज्यादा मानते थे, उन्होंने उस धर्म को प्रोत्साहित किया था? महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म या भागवतवाद। अब यहाँ से ये तीनों ऑप्शन देखो तो आपको लग गया होगा कि आंसर तो यहीं पे होने वाला है, पर ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर आप इसके इंपॉर्टेंस को देखो तो। यहाँ देखो बौद्ध धर्म तो है ही, अगर किसी को ये लग जाए कि कनिष्क बौद्ध धर्म मानने वाले थे तो भी आप आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बौद्ध धर्म, महायान, हीनयान, तो बौद्ध धर्म होने का तो बात ही नहीं है, क्योंकि महायान हीनयान 2 धर्मों में बटा हुआ था, 2 पार्टों में, तो इसी दोनों में से कोई एक होगा। तो कनिष्क जो थे वो थे महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी। अब याद कैसे रखोगे? याद रखना कनिष्क जो है वो सबसे महान शासक था कुषाण वंश का। ठीक है, सबसे महान शासक। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म को उन्होंने प्रोत्साहित किया, और बौद्ध धर्म में किसको? तो महायान, क्योंकि वो महान शासक थे। आप थोड़ा सा लिंक करके उसको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था ना कि आपको वो याद करना ही है हर हालत में जो लिस्ट मैंने दिया है, क्योंकि बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें फिर अगर याद है तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो कौन सा स्थल नहीं है भारत में? चलिए देखते हैं। पहला है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तो पहला ही आपका आंसर सही हो गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये भारत में नहीं है, ये दोनों पाकिस्तान में। ठीक है। जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में कहाँ है? हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले में है। कहाँ पे? मोंटगोमेरी जिले में। ये रावी नदी के तट पर है। ठीक है। मैंने ये भी बताया हुआ है कि किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर मोंटगोमेरी जिला जो पंजाब प्रांत में पड़ता है, हड़प्पा वहां पे है। और इसका खोज 1921 में हुआ था। कब हुआ हड़प्पा का खोज? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, वो हड़प्पा जो है ये पंजाब प्रांत में, और मोहनजोदड़ो का अगर बात करें तो ये सिंध प्रांत में है। ठीक है, सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत में कहाँ? लरकाना जिला। मैं बार बार इसको बताता हूँ कि एग्जाम में अगर ये छूट गया तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं मेरा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ। ये 2 चीज ऐसे है ना संदर्भ सभ्यता से जो हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में है, और ये सिंध प्रांत में है, और किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है। और इसका खोज कब हुआ था? 1922 में। 1921 में हो गया हड़प्पा का, और 1922 में मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था? यह है लोहा। सिंपल सा क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की खुदाई ने भारतीय इतिहास के प्राचीनता को डैश तक पहुंचा दिया? तो सिंधु घाटी का जो खुदाई हुआ था उसमें भारतीय इतिहास के प्राचीनता को कहां तक पहुंचा दिया? तो ये पहुंचा दिया 2500 ईसा पूर्व। आप जानते हो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे मारोगे? आपको पता है कि संदर्भ सभ्यता का जो टेनर है वो क्या है, टाइम पीरियड क्या है? तो वो आपको एक्सपेक्टेड जो कार्बन डेटिंग से जो है, ठीक है, जो कार्बन डेटिंग से अनुमान लगाया जाता है कि इतना होगा, तो वही आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा आपको इसमें डेविएट नहीं होना है। तो वो है आपका 2500 बीसी से लेकर 1750। ठीक है, 1750 बीसी। तो अब इसी के बीच में डेविएट करेगा, आपको कभी 2450 दे दिया जाएगा, कभी 1750 के बदले 1700, तो इतना चलता है आपका। ठीक है, बहुत से ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने 3000 ईसा पूर्व इसका बताया है, किसी ने 2800, किसी ने 3500, तो वो सब आपको याद नहीं रखना है। 2500 से 1750 यही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते, तो वहां आपका आंसर ऊपर क्या हो जाएगा? शायद मैंने आंसर नहीं बताया, आंसर हो जाएगा 2500।
BC। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे? किनकी पूजा करते थे? तो वो लोग देखते हैं विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण और पशुपति। तो वो लोग जो पूजा करते थे, भले इंपॉर्टेंट सबसे भगवान इंद्र थे, लेकिन वो लोग मेनली जो पूजा करते थे वो किसका करते थे? वो लोग करते थे पशुपति का। ठीक है, पशुपति भगवान वो लोग ज्यादा पूजा करते थे। और इसमें से भी एक सिंगी बैल का अगर बात करें तो एक सिंगी बैल का वो लोग अधिक पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। अनार्य सभ्यता मतलब जहां पे आर्य नहीं है। ठीक है, सिंधु सभ्यता घाटी अनार्य सभ्यता थी क्योंकि अब आपको कारण बताना है क्यों हम लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता घाटी अनार्य सभ्यता थी, मतलब उस वक्त आर्य लोग नहीं थे। क्यों ऐसा हम लोग कहते हैं? क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वह एक शहरी सभ्यता थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है कि आर्य लोग जो थे ये लोग गांव में रहने वाले थे। आपको पता होगा कि आर्य लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो पशुपालन था और मेनली वो लोग गाय पे डिपेंडेंट रहते थे हर एक चीज के लिए। अगर कुछ भी उन लोग को लेन देन भी करना होता था तो गाय के टर्म में करते थे। और अमीरी, उनका जो रिचनेस जो दिखता था वो भी गाय के टर्म में, यानी अगर आपके पास 200 गाय है तो आप सबसे अमीर हुआ करते थे जो आर्य लोग होते थे उनके बीच में। ठीक है, उनका जो प्रवृत्ति था, उनका जो रहने का स्टाइल था वो गांव वाला था, यानी वो लोग गांव के निवासी थे। लेकिन हम लोग बार बार ये पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, यानी वो लोग शहरी सभ्यता थी। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो लोग आर्य नहीं थे, क्योंकि अगर आर्य होते तो वहां भी गांव ही होता। अगला क्वेश्चन है कि दो टेबल आपको दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। इसमें से देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है ब्राह्मण, दूसरा है उपनिषद भाषा, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है ऋग्वेद। दूसरा कॉलम है आपका शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन और अवेस्ता के साथ समानता, वैदिक कार्यों के संपादन के विधि का वर्णन और जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्या। अब आपको मैच करना है कि कौन सा इसमें सही हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला अगर देखें ब्राह्मण, जो वैदिक काल में वेद का जो ब्राह्मण होता है वो क्या होता है? ब्राह्मण देखो हर एक वेद के लिए ब्राह्मण बनाया गया। ठीक है, तो ब्राह्मण क्या होता है कि वेद के जो कार्य होते हैं ना, जो वो लोग काम करते हैं, किस तरह से काम करेंगे, इसको सिंपल भाषा में इसको वर्णित किया गया, इसका विधि। यानी इन शॉर्ट आपको एक लाइन में याद रखना है। तो ब्राह्मण जो है वो वेद को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए इसका विधि दिया हुआ है। आपका कौन सा ऑप्शन है? ये देखते हैं, ऑप्शन है तीसरा आपका। ठीक है, वैदिक कार्यों के संपादन के विधि का वर्णन। ठीक है, तो ब्राह्मण हो जाएगा वैदिक कार्यों के संपादन के विधि का वर्णन। दूसरा है आपका उपनिषद भाषा। उपनिषद भाषा क्या होता है ना, अब मैंने बताया हुआ था उपनिषद से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया हुआ है कि उपनिषद में जो होते थे वो लोग साथ में टीचर के सामने बैठ के पढ़ा करते थे। ठीक है, तो उपनिषद वहीं से आया आपका उपनिषद। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा? ये शिक्षा संबंधी चीज से हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। ठीक है, उपनिषद हो गया शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। और इसके बाद आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद अब तो वेद का क्लियर होगा। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में था जो रीति रिवाज जो फॉलो किया जाता है। ठीक है, सबसे लास्ट वेद भी अथर्ववेद है, जो भी जादू टोना वगैरह रीति रिवाज जो भी है वो सब आते थे अथर्ववेद में। तो आपका कौन सा हो जाएगा? जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान, ये हो जाएगा अथर्ववेद। और इसके बाद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या था? ऋग में तो बहुत सारे चीजों को वर्णित किया गया है। इसमें आपके जो भी जात वगैरह सब आते हैं वो सब इसी में है। ठीक है, मेनली जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है कि यज्ञ में जो मंत्र यूज किए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में मेनली जो है वो मंत्रों का एक लिस्ट है, वो उसमें बहुत सारे मंत्र हैं जो यज्ञ में यूज किए जाते हैं। और उसमें जाति व्यवस्था का भी बात किया गया है। आपको पता है कि 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। तो यहाँ हमारे जो क्वेश्चन है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा? अवेस्ता के साथ में समानता। ठीक है, अवेस्ता के साथ में समानता, ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है ऋग्वेद में। तो यहाँ आपका ये बचा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। यानी सही ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे सही आंसर आपका कौन सा होता है? 4 में से आपका सही आंसर है 2। ठीक है, 2 आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है 2 टेबल यहाँ फिर से आपको दिया हुआ है और दोनों टेबल को मैच करके देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? जयदेव, दूसरा है विल्हन, तीसरा है अमर सिंह और चौथा है वाकापति राज। ठीक है,
और दूसरे साइड में क्या है, विक्रमादित्य वन, लक्ष्मण सेन, यशोवर्मन और चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आपको बताना है कि ये है क्या, दोनों में से किसके साथ किसका कौन दरबारी कवि है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो जयदेव, जयदेव किसके दरबारी कवि थे? आपको अगर शायद आपने यहाँ पे हिस्ट्री को पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा दो नाम इसमें से, एक है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिनके बारे में आप बोल सकते हो आपको थोड़ा भी पता होगा, शायद एक नाम यही है, दूसरा नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम। ये दो नाम ऐसा है जिनको आपने कभी ना कभी सुना होगा, इनके कौन थे दरबारी कवि वगैरह। ठीक है, रेस्ट जो है वो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। चलिए हम इसी दोनों को सबसे पहले टिकाने का कोशिश करते हैं। तो विक्रमादित्य प्रथम जो थे इनके दरबारी कवि थे विल्हन। कहाँ गया विल्हन? ये है विल्हन। ठीक है, इसमें हो जाएगा विल्हन का विक्रमादित्य प्रथम। दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनका दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे आपके अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह, तो यहाँ पे हो जाएगा अमर सिंह। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय अमर सिंह। अब दो बच गए, जयदेव और वकापति राज। तो जयदेव जो थे ये थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि। ठीक है, इनके दरबार में ये गीत गोविंद आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है और इन्हीं के दरबार में किया था। किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। तो गीत जयदेव हो गए लक्ष्मण सेन, और बच गया कौन गया? यह है वकापति राज, वकापति राजा, वकापति राजा। तो ये यशोवर्मन के दरबार में थे। ठीक है, तो इसके बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो यहां से आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक बार चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो जयदेव, जयदेव किसके दरबारी कवि हो गए? लक्ष्मण सेन के। जयदेव लक्ष्मण सेन। ठीक है, जयदेव किसके दरबारी कवि हैं? लक्ष्मण सेन के। विल्हन किसके हैं? तो विल्हन है विक्रमादित्य प्रथम। विल्हन किसके दरबारी कवि हैं? विक्रमादित्य प्रथम। अमर सिंह किनके हैं? तो ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय। और वकापति राज ये हैं यशोवर्मन जो कन्नौज का था, यशोवर्मन। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ? यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, देखो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना आपको याद करना पड़ेगा, और ये मैंने बना के नहीं दिया है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखो 2007 में ऐसे पूछे गए। एक ही क्वेश्चन में आपका कितना सारा चीज वो जानने का कोशिश करता है। आपका मैच द फॉलोइंग उसी का एक प्रारूप होता है कि बहुत सारी चीजों को एक साथ आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया? तो संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? आप सबको पता है कि संगम साहित्य को लिखा गया है तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल भाषा में। ठीक है, और एक और बात आपसे पूछा जाता है, तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य किसको जाना जाता है प्राचीनतम साहित्य के रूप में? तो ये संगम साहित्य है। ठीक है, संगम साहित्य है जो तमिल भाषा का प्राचीनतम जो साहित्य है वो माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1, फिर से आपका 2 टेबल आ गया, 2 टेबल को मैच करके देखना है आपको कौन सा क्या है। तो देखते हैं क्या पाला है। कार्ले गुफा मंदिर, उसके बाद है खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाया गया भवन, इसके बाद है बाघ गुफा, इसके बाद बादामी गुफा मंदिर। अब आपको बताना है किससे ये रिलेटेड है, महायान, शैव, हीनयान, जैन। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसमें मैच करके देखो क्या हो सकता है इसका आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो कार्ले गुफा मंदिर, तो कार्ले गुफा मंदिर किससे संबंधित है? तो यहाँ शायद ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये संबंधित है हीनयान से। कार्ले गुफा मंदिर किससे संबंधित है? हीनयान से। इसके बाद खंडगिरी के पत्थर को काटकर बनाया गया जो मंदिर है, भवन है, वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से। अब इन सबको याद कर लेना। उसके बाद है बाघ गुफा, बाघ गुफा संबंधित है महायान से। बाघ गुफा किससे संबंधित है? महायान से। बादामी गुफा मंदिर ये शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, बादामी गुफा मंदिर किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यानी एक बार फिर से देखते हैं। कार्ले गुफा, कार्ले गुफा मंदिर किससे संबंधित है? कार्ले गुफा मंदिर संबंधित है हीनयान से। ठीक है, कार्ले गुफा मंदिर, कार्ले गुफा मंदिर हीनयान। हीनयान और महायान, आपको पता है कि हीनयान और महायान क्या है? ये बौद्ध धर्म का ही 2 खंड है। ठीक है, 2 पार्ट में बढ़ गया था बौद्ध धर्म, तो वही है हीनयान महायान। तो कार्ले गुफा मंदिर हीनयान से संबंधित है। और आपके महायान से कौन सा संबंधित है? तो महायान से संबंधित है बाघ गुफा, बाघ गुफा संबंधित है महायान से। ठीक है, इसके बाद खंडगिरी,
खंडगिरी में जो पत्थर काटकर बनाया गया भवन है वह किससे संबंधित है? तो खंडगिरी में पत्थर काटकर बनाया गया भवन ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आपका बच जाता है बादामी गुफा मंदिर। तो बादामी गुफा मंदिर किससे संबंधित है? ये संबंधित है शैव धर्म से। ठीक है, तो इसमें जो भी 4 नाम आए ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको यहां से याद करना पड़ेगा इनको। अगला क्वेश्चन है कि किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया? तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि धर्म चक्र परिवर्तन किसका उपदेश कहलाया था? यह है गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका उपदेश जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है, उसको धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं क्या क्या है। अश्वघोष, बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास। तो अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। अश्वघोष विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का दरबारी कवि अश्वघोष नहीं था। अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? ये था कनिष्क का। किसका? कनिष्क का। तो कनिष्क का दरबारी कवि था अश्वघोष, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना अगर नोट डाउन कर रहे तो। अश्वघोष ये कनिष्क का दरबारी कवि। बाणभट्ट, बाणभट्ट किसका है? तो बाणभट्ट है हर्षवर्धन का, ये सही था। ठीक है, बाणभट्ट इन्होंने ही लिखा है आपका हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद है हरिसेन। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हरिसेन ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। और कालिदास, कालिदास किसका है? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आपको 2 दरबारी कवि मिल गए। एक्चुअली में इनका जो नवरत्न था ना, आपको पता होगा, मैंने बताया हुआ है कि नवरत्न 2 टाइम में था। एक आपके अकबर के टाइम में तो आप जानते ही हो, और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भी नवरत्न आपको मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में अमर सिंह भी थे। ठीक है, अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश की रचना की, और कालिदास भी थे। तो अगर दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो वो है कालिदास। ठीक है, तो कालिदास भी थे और अमर सिंह भी थे, दोनों थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या था? बाणभट्ट। ठीक है, जो हर्षवर्धन के काल में था। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान। तो प्रशासन के क्षेत्र में चोलों का मुख्य योगदान क्या है? तो इन सब ऑप्शन को जब देखोगे तो मैंने ऐसे भी पहले भी आपको बताया हुआ है कि चोलों का मुख्य योगदान क्या था। अब अभी तक शायद आपने ये पढ़ लिया होगा, या नहीं पढ़ा है तो वीडियो को पॉज करके ये अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो क्या था उनका मुख्य योगदान? ये था कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड जो एक पॉलिसी होता है रूल करने का, वो उन्होंने अपनाया था। यानी उन्होंने स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को भी इंपॉर्टेंस दिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक संगठित स्थानीय स्वशासन। दूसरा ऑप्शन आपको यह रह सकता है कि उन्होंने ग्रामीण लोगों को इंपॉर्टेंस दिया था। ठीक है, गांव में अगर रूल रेगुलेशन कुछ भी लागू करना है तो उन्होंने उस चीज में ग्रामीण लोगों को इंपॉर्टेंस दिया था और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? शाही मौर्य में मगध के ठीक बाद का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। पुष्यमित्र शुंग, आपको पता होगा कि मौर्य वंश पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। और कैसे उन्होंने स्थापना की? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके उन्होंने स्थापना की थी। अब आप कमेंट में ये बताओ कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया हुआ भी है। मौर्य वंश के अंतिम शासक जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तभी हम लोगों ने देखा था सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया था धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? ये था मदुरई, और पांड्यों की राजधानी भी थी मदुरई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? ये था मदुरई। ठीक है, पांड्यों की राजधानी भी आपसे पूछा जाता है, तो पांड्यों का राजधानी भी कहाँ था? ये था मदुरई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पे आक्रमण किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अभी हाल ही में आपके बीपीएससी असिस्टेंट का मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें से
मैं अगर जीके पोर्शन से मैं बोलूं तो जीके पोर्शन से 10% क्वेश्चन इसी तरह से, यानी जीके से ऑलमोस्ट आई थिंक 50 क्वेश्चन से एबव आए होंगे, 50 टू 60 क्वेश्चन आए होंगे, मुझे एक्चुअली याद नहीं है कितना क्वेश्चन था, लेकिन उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें आपको ऑर्डर सजाना होता था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आजकल और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ये देखो 2007 का क्वेश्चन है। तो आपको सही क्रम बताना है आक्रमण का, तो सही क्रम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, हून, कुषाण, आर्य, यूनानी। इसमें से सही क्रम क्या हो सकता है? तो देखो अगर सब में से देखोगे तो सब कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री में बाद का चीज मिलेगा आर्य के, ठीक है। आर्य सबसे पहले आए थे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर स्टार्ट होगा वो होगा आर्य से, यानी 2 ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया, आपका बचा 2 और 4, ठीक है। आर्य के बाद देखते हैं, आर्य के बाद आए थे यूनानी, ठीक है। आर्य के बाद जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हो, देखो ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कमजोरी है कि जब आप पढ़ने लगते हो किसी चीजों को तो बुक में जिस ऑर्डर में आपको चीजें मिलती है ना उसी ऑर्डर में उनका क्रम होता है। तो जब आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको बुक का एक ऑर्डर याद हो जाता है कि किसके बाद कौन से चैप्टर के बाद क्या मैंने पढ़ा था। ये एक कमजोरी है हिस्ट्री का जो आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। और कोई भी स्ट्रीम में आप देखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो आपने पढ़ा उसके बाद वो आएगा, आप कुछ भी पढ़ लो। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा होता है कि पहला चैप्टर के बाद ही दूसरा चैप्टर आएगा, दूसरा चैप्टर पहले नहीं आ सकता है, तो उससे आपको याद रह सकता है। तो आर्य लोग का हम लोग वैदिक काल जब पढ़ते हैं हम लोग वेद में, तो वहां पे आर्य का चर्चा होता है। उसके बाद यूनानी तो बहुत बाद में आया, लेकिन हून और कुषाण ये 2 आपको बच जाता है। तो ये 2 तो आपका क्लियर हो गया, आर्य और यूनानी। सबसे पहले आए आर्य, उसके बाद आए यूनानी, ठीक है। तो देखो 2 और 4 दोनों ऑप्शन में यही है। अब बच गया हून और कुषाण, इसको हम लोग किस तरह से डिसाइड करें? तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन आए। तो सबसे पहले आए थे कुषाण, ठीक है। हुनों से भी पहले आए थे कुषाण, और हुनों का आक्रमण कब हुआ था? ये गुप्त काल में हुआ था, अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो कुषाण पहले आ चुके थे और हुनों का आक्रमण बाद में हुआ था। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। पहले आर्य, उसके बाद यूनानी, उसके बाद कुषाण, उसके बाद लास्ट में हून, ठीक है। यह है आपका सही ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का पतन किसके परिणाम स्वरूप हुआ था, यानी क्या उसका रीजन हो सकता है गुप्त साम्राज्य के पतन का? तो मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। देखो इस तरह की चीजों को ना, जब कोई एक्स्ट्रा चीज मैं बताता हूं, अगर आप ध्यान से सुनते हो ना तो आपको एक खुशी महसूस होना चाहिए कि आगे के क्वेश्चन में कभी अगर वो मिल जाए। देखो अभी मैंने बताया था कि हुनों का आक्रमण गुप्त काल में हुआ था। अगर आपके दिमाग में वो स्ट्राइक किया होगा तो यहाँ पे आपका सही आंसर आप मार लोगे, और आपको बहुत अच्छे से बिना डिटेल ज्यादा जाने आपको वो चीजें पता चल जाती है जो आप जानना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? हुनों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ था। अब यहाँ से एक चीज और याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य में कब हुआ था हुनों का आक्रमण, ये भी क्वेश्चन इस तरह का फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का जब अंत होने लगा था, ठीक है, लास्ट टाइम में हुनों का आक्रमण हुआ था, और मेनली जो इसके आक्रमण से जूझना पड़ा था वो था स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त के टाइम से ही आक्रमण चालू हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम, तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? ये था गौड़। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा गौड़। गौड़ अभी भी बंगाल साइड में एक जगह है। तो बंगाल जो हम लोग जान रहे हैं इसका प्राचीन नाम था गौड़, ठीक है। गौड़ के एक बहुत ही फेमस शासक भी हुए जिनके बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है, वो कौन था? तो वो शशांक है। क्या नाम है उनका? शशांक। बहुत बार ये पूछा गया है कि शशांक कहाँ के शासक थे? तो शशांक गौड़ के शासक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।